because he is a Dimagi communal. So for us, this makes no difference at all. देखिए, जब विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा खुद को दिमागी नक्सल घोषित करने में जुट जाए तो फिर नेता विपक्ष पीछे क्यों रहेंगे? किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? क्या अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए विपक्ष ने ये एक नया पॉलिटिकल स्टंट शुरू कर दिया है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी के इस एक शब्द से क्यों पूरा का पूरा इकोसिस्टम अंदर तक हिल गया है और क्यों उन्हें दिमागी नक्सल शब्द पर इतनी मिर्ची लग गई? इसकी चौंकाने वाली परतें चलिए आज पाठशाला में खोलते हैं। लेकिन पहले एक बार फिर से सुन लीजिए पीएम मोदी ने आखिर लाल किले से कहा क्या था। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। तो पीएम मोदी ने तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया था और युवाओं से कहा था कि हथियार उठाने वाले नक्सली या तो मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं या फिर पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। मोदी सरकार ने रिकॉर्ड टाइम में यह काम कर भी दिखाया। अब भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए दिमागी नक्सलियों से भी मुक्ति जरूरी है। पीएम मोदी के इस शब्द पर 24 घंटे बाद चिदंबरम की प्रतिक्रिया आई। क्यों? क्या कांग्रेस को यह बात बड़ी देर में समझ आई? नहीं, बल्कि मोदी के इस एक शब्द ने कांग्रेस को नक्सलवाद पर बेपर्दा कर दिया था। जिस नक्सल समस्या को मोदी सरकार ने संकल्प लेकर रिकॉर्ड टाइम में खत्म कर दिखाया, उसे कांग्रेस ने अपने दौर में अपने पैर पसारने का भरपूर मौका दिया था। पहले पश्चिम बंगाल, फिर पूरे देश में। ये राज जेन जी आबादी के सामने भी खुलने का डर पैदा हो गया था और इसीलिए कांग्रेस बौखला गई थी। हम ये कहना चाहेंगे कि संयोग देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पे बोला था और आज नाग पंचमी आते आते ये जितना दिमागों में जहर था वो सब पूरे दिमाग से उजागर होकर उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम क्या हैं। तो देखिए, इतिहास तो यही है कि कांग्रेस की सरकारें चाहती तो आदिवासियों और गरीबों, किसानों, भूमिहीनों के शोषण का खतरनाक खेल रुक सकता था। उन्हें अल्ट्रा वामपंथी विचारधारा सत्ता हासिल करने का टूल नहीं बना पाती, जिसने नक्सलवाद की बुनियाद रखी थी। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं कि क्या है नक्सलवाद। दरअसल राज्य की सत्ता को हथियाने के लिए हिंसा और विद्रोह का एक औजार के रूप में सहारा लेना, गरीबों मजलूमों के कंधे पर पहले बंदूक रखकर चलाना और फिर उस खून खराबे से एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना और फिर उसे सही ठहराने में लग जाना, उसका महिमा मंडन करना। 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में नक्सलबाड़ी गांव से इसकी शुरुआत हुई। अगले 42 सालों में स्थिति ऐसी बन गई कि नक्सली विचारधारा के लोग देश पर राज करने का सपना देखने लगे। साल 2009 में नक्सल नेता किशन जी ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया कि 2030 तक दिल्ली पर हमारा कब्जा हो जाएगा। भारत में तब यूपीए 2 की सरकार थी। मनमोहन सिंह ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और यही चिदंबरम तब गृह मंत्री थे। किशन जी का ऐलान तो सीधे सीधे भारत सरकार को एक चुनौती थी। नक्सलियों के सामने सरकार इतनी लाचार क्यों हो गई थी? 2004 जब यूपीए 1 की सरकार बनी और फिर 2014 में जब यूपीए 2 सरकार की विदाई हुई, तब तक भारत में नक्सल कॉरिडोर भी बन चुका था। ये रेड कॉरिडोर यानी खतरे का कॉरिडोर भारत के 11 राज्यों में फैल चुका था। 180 जिलों में इसकी चपेट में 180 जिले आ चुके थे।
इस कॉरिडोर में नक्सली अपनी सरकार चला रहे थे और वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। नेपाल के पशुपतिनाथ से लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक ये दायरा फैल चुका था। साल 2004 से 2014 का ये दशक नक्सलवाद यानी कि वामपंथी उग्रवाद के इतिहास में सबसे हिंसक दशकों में एक रहा। इस दशक में नक्सल हिंसा की 17,542 घटनाएं तो दर्ज की गईं, जिनमें सुरक्षा बलों के 1,913 जवान और 5,019 निर्दोष नागरिक मारे गए। तब देश में सरकार किसकी चल रही थी? कांग्रेस की। कांग्रेस के लिए तब जवाब देना भी मुश्किल हो गया था। नक्सल हिंसा 2010 में अपने चरम पर थी, जब एक ही साल में लगभग 1900 घटनाएं, सोचिए 1936 एग्जैक्ट आंकड़े जो हैं, और 720 नागरिकों की मौत हुई। 2013 में तो तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को आकर बयान भी देना पड़ा कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, यही वजह है कि चिदम्बरम आज राजनीतिक एजेंडे के लिए खुद को दिमागी नक्सल बताकर फंस गए हैं। चिदम्बरम दिमागी नक्सल वाले बयान को जेन ज़ी आंदोलन से जोड़कर एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन दांव लगा नहीं। इसके कांग्रेस की पूरी टीम और उसके बाद दूसरे विपक्षी नेता भी मैं भी दिमागी नक्सल वाला गाना गाने लगे। ताश के खेल में जिस तरह ब्लफ का दांव चला जाता है, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने वही दांव आजमाने की कोशिश की, एक भ्रम की राजनीति खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं सकी। 2019 का आम चुनाव याद कीजिए। पीएम मोदी ने खुद को देश का चौकीदार बताया था उस साल, और उसके बाद बीजेपी ने एक अभियान ही चला दिया। बीजेपी के हर नेता और कार्यकर्ता ने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल, अपनी डीपीज लगाई, मैसेजेस डाले, मैं भी चौकीदार। ऐसा लग रहा है विपक्ष दिमागी नक्सल वाली गलती से पिंड छुड़ाने के लिए वही दांव रिपीट कर रहा है, आजमाने में लगा हुआ है। लेकिन इतिहास के पन्ने इसका राज कैसे खोल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगी। पहले केजरीवाल का नया बयान सुन लीजिए। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। तो शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर को भी दिमागी नक्सल की कैटेगरी में रख दिया। ये क्या उल्टी गंगा बहने लगी है अरविंद केजरीवाल जी? राजनीतिक दांवपेच से कम देश के महानायकों को तो बख्श दीजिए। भगत सिंह तो सोशलिस्ट विचारधारा वाले महान क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे। हथियारबंद नक्सलियों की विचारधारा को पालने पोसने वाले दिमागी नक्सल को आप किस हिसाब से देशभक्त कह रहे हैं? जो अराजकता फैलाने और अपनी समानांतर सत्ता चलाने के लिए बेगुनाह भारतवासियों का खून बहाने से नहीं चूकते थे, वो कैसे देशभक्त हो गए? दिमागी नक्सल पर भ्रम की राजनीति बंद कीजिए। 10 दिसंबर 2013 को बतौर गृह मंत्री चिदम्बरम ने लोकसभा में जो बयान दिया था, आपको उसकी भी याद दिला देती हूं। चिदम्बरम ने क्या कहा था तब? कोई ऐसा इनपुट नहीं है कि जो बताता हो कि शहरी इलाकों में माओवादी हमलों का खतरा मंडराता है। हालांकि प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी पार्टी शहरी इलाकों में अपने मुखौटा संगठनों के जरिए अपनी गतिविधियां बढ़ाने में जुटी हुई हैं, और ऐसे संगठनों के कार्यकर्ता खुद को एक्टिविस्ट बता रहे हैं और अंडरग्राउंड कैडर की हर तरीके से मदद कर रहे हैं। उन्हें छिपने की जगह से लेकर हथियार जुटाने तक में भूमिका निभाई है। शहरी इलाकों में सीपीआई माओवादी किस तरीके से रणनीति अपना रहे हैं? अर्बन पर्सपेक्टिव के नाम से उसके कागजी दस्तावेज हैं। इसमें कामकाजी वर्ग से खुद को जोड़ने और अराजक विध्वंसक गतिविधियों में उनके इस्तेमाल की रणनीति है। पूरे भारत में इसे फैलाने की तैयारी है, लेकिन अभी तक वो शहरी इलाकों में अपनी पैठ बनाने में कामयाब नहीं हुए।
उनकी गतिविधियों पर तो हम नजर बनाए हुए ही हैं। राज्य सरकारों को भी इसके निर्देश दिए गए हैं। अब चिदम्बरम का ये बयान झीरम घाटी हत्याकांड के 6 महीने बाद आया था, जिसमें 25 मई 2013 की तारीख को नक्सलियों ने पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस को खत्म कर दिया था। जी हां, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे नंद कुमार पटेल, पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा, तत्कालीन विधायक उदय मुदमोलवार समेत 32 कांग्रेसी नेताओं की जान चली गई थी। इसमें कई नेता तो थे ही थे, कुछ सुरक्षाकर्मी भी थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान निधन हो गया था। झीरम घाटी हत्याकांड में अर्बन नक्सल यानी शहरी नक्सली नेटवर्क की भूमिका को लेकर एनआईए और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने व्यापक जांच की थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि अर्बन नक्सल ने पर्दे के पीछे रहकर खुफिया जानकारी जुटाने, हथियार पहुंचाने और वैचारिक समर्थन देने का काम किया था। अर्बन नेटवर्क से जुड़े तथाकथित बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर सुरक्षा बलों के अभियानों जैसे सलवा जुड़ूम के खिलाफ कानूनी और सामाजिक दबाव बनाया गया। इससे जमीनी स्तर पर नक्सलियों को फिर से संगठित होने और झीरम घाटी जैसे बड़े हमले की साजिश रचने का समय मिल पाता था। इस बड़े हमले के बाद भी नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई करने में यूपीए 2 सरकार और तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम नाकाम रहे। हैरानी की बात यह है कि वही चिदम्बरम अब खुद को दिमागी नक्सल कह रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद की खाद पानी देती है, उसी का चेहरा बने हैं मिस्टर चिदम्बरम। मैं रिपीट करता हूं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम माओवादियों नक्सलवाद का सहयोग लेता है, उसी के चेहरा बने हैं श्रीमान चिदम्बरम कि मैं भी नक्सल हूं। अर्बन नक्सल का फ्रेमवर्क खड़ा करने में जिन वामपंथी झुकाव वाले बुद्धिजीवियों को जरिया बनाया गया, दिमागी नक्सल की बुनियाद वहीं से शुरू होती है। मोदी सरकार ने नक्सलियों की कमर तोड़ने का अभियान चलाया तो उसके लिए सबसे पहले दिमागी नक्सल पर ही चोट किया। कांग्रेस ने सत्ता की राजनीति के लिए जिस समस्या को 42 सालों तक अनदेखा किया, मोदी सरकार ने उसे संकल्प लेकर 12 सालों में जड़ से मिटा दिया। पीएम मोदी ने यही कहा कि जंगलों से नक्सल कैडर मिट चुका है, लेकिन दिमागी नक्सल अभी बचे हुए हैं। दिमागी नक्सल यानी नक्सल विचारधारा को पालने पोसने वाला इकोसिस्टम, उसे पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल टूल किट की तरह इस्तेमाल करने वाला जो गैंग है, ये गैंग अब फिर से एक्टिव है। मौका देखकर उकसावे का दांव चलते हैं और फिर अराजकता का माहौल बनता है और पूरे सिस्टम को किडनैप करने में जी जान लगा देते हैं। सत्ता को हथियाने के लिए हिंसा और विद्रोह का एक औजार के रूप में इस्तेमाल करना है, उसे सही ठहराते हैं, फिर उसका महिमा मंडन करते हैं। जेन जी आंदोलन को हैक करने की कोशिश भी इसी तरह से की गई थी। उससे पहले किसान आंदोलन में भी दिमागी नक्सल नेटवर्क ने घुसपैठ की थी। पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द के जरिए देश को इन्हीं लोगों से सावधान रहने के लिए कहा था।